तो हमारा सफिशिएंट हो जाता है। परंतु अब किस पैटर्न में देगा वो हमारे लिए डिफिकल्टी है कि पैटर्न पैटर्न क्या देगा, वो है दिक्कत। क्योंकि पैटर्न बदलते देर नहीं लगती। वैसे सी टेट का तो पैटर्न नहीं बदलता है, वैसे का वैसे ही आता है। अगर सीजी टेट आगे होंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि पैटर्न चेंज होगा। और मुझे तो पूरी उम्मीद है आप लोग इसी टेट को निकाल लोगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये निकल जाएगा आप लोग का, क्योंकि जिस तरह से अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि निकल जाएगा टीटी वाला। जी, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं मैम हम लोगों को। नहीं, आप लोग ध्यान भी दे रहे हैं मैम, इंटरेस्ट भी है ना। जी, हम्म हम तो कोई कोई भी क्लास छोड़ते ही नहीं मैम। कोई हम्म छूटा है। हम्म। चलिए, 2 मिनट और रह गए हैं, हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद से थरोली जाएंगे। मतलब 45 मिनट बस रहेगा आज का क्लास, ये इंग्लिश का। और क्योंकि ये डाउट क्लास है और रिपीटेशन है पेडागोजी का, एक बार शुभ सर ले चुके हैं और मुझे मैं उनकी क्लास में जुड़ नहीं पाई थी, लोग की उन्होंने कितना लिया है, बट फिर भी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ जल्दी जल्दी से। और इसकी कई फोन मेरे पास आए हैं कि आज हम बिजी हैं, तो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो अच्छा होता। तो चलिए, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा जिनके लिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो अभी 2 मिनट बचे हैं, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, ये जो प्रैक्टिस क्लासेस है हमारी, वो प्रतिदिन 6 बजे तो होती ही है। बट अगर कुछ इशू फंसता है, कुछ इशू होता है, तो आप रिपीट क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट संख्या होगी रिपीट क्लास के लिए, तो हम क्लास रिपीट कर देंगे, बट एक ही बार रिपीट हो पाएगी वो क्लास, है ना। बाकी तो रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप रिकॉर्डिंग में ना जुड़ करके डायरेक्ट क्लास में जुड़े। चलिए, तो समय हो चला है, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास। सबको गुड इवनिंग। देखिए, आज इंग्लिश की पेडागोजी की क्लास है। मैं बस डिस्कस करने वाली हूँ थोड़ा सा पेडागोजी के टाइप्स पर। तो चलिए, आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का डिटेल सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या बोल रहा है, हमको क्या पढ़ना है। तो आप देखिए, ये 10 चीजें मेनली इस सिलेबस में बताए जा रहे हैं। लैंग्वेज स्किल, जिसको हम कहते हैं LSRW, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है अप्रोचेस एंड मेथड्स, आपका अप्रोच क्या है, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश का ना अप्रोच एंड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज इक्वेशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग, तो नेचुरल प्रोसेस वर्सेस फॉर्मल लर्निंग, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होता है, पेडागोजी में मेन टॉपिक है। फोर्थ है एरर वर्सेस मिस्टेक, इसकी क्लास में अलग से लेने वाली हूँ कि एरर और मिस्टेक कैलकुलेट करने बोलता है, वो कैसे बोलता है, कब बोलता है, और क्या उसका प्रोसेस होता है, इसकी मैं अलग से क्लास लेने वाली हूँ। असेसमेंट इन लैंग्वेज, असेसमेंट का क्वेश्चन एकदम मस्ट है, ये क्वेश्चन आता ही है, और फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के बारे में पूछता ही है क्वेश्चन पेडागोजी में। तो 1 नंबर या एक प्रश्न में 2 नंबर है, तो वो एकदम पक्का समझिए कि असेसमेंट से वो पूछेगा। एक क्वेश्चन लैंग्वेज एंड स्किल से पूछेगा ही। तो इसका फुल फॉर्म, इसका LSRW है कि WRSL है कि RWSL है, ये बिल्कुल आपको याद करके रखना है। 6वें नंबर पे है टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज का टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, आपकी स्ट्रैटेजी, पेडागोजी एक्चुअली में स्ट्रैटेजी ये है, किस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक को बिल्कुल मालूम है कि किस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं। 7 नंबर पे रोल ऑफ टीचर, तो टीचर का रोल क्या है, इस बारे में प्रश्न आते हैं। अभी बीएड में भी टीचर के रोल के बारे में प्रश्न पूछा था, और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किया है लोगों ने, बहुत ही अच्छे मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है बीएड के एग्जाम में लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, रोल ऑफ द टीचर, कि टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है कि गाइड होता है कि मोटिवेटर होता है, क्या होता है, इस बारे में पेडागोजी हमको बताती है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM, या हम अब कहते हैं LTM, पर हम LTM जरूर बोल देते हैं, बट आप समझें कि वो LTM नहीं है, वो पेडागोजी में TLM ही आएगा वो। अब मान लीजिए आपको फुल फॉर्म पूछता है TLM, तो आपको TLM को ही टिक करना है, LTM को टिक नहीं करना है, क्योंकि हम भले LTM को डिस्कस कर रहे हैं पर ऑथराइज और ऑथेंटिक उसका नाम TLM ही है ना। उसके बाद 9th नंबर पे आता है वोकाबलरी एंड डेवलपमेंट। वोकाबलरी जो होगा, टेक्निक फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वोकाबलरी, नए वर्ड, सिनोनिम, ये सब चीज के बारे में, है ना। तो उसके बाद अब हम देखेंगे रिमीडियल टीचिंग के बारे में। रिमीडियल टीचिंग भी होती है ना, इस विषय पे भी पेडागोजी हमको बताती है। तो आप बहुत ध्यान देके इसको पढ़ेंगे और आगे के डिस्कशन में हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट है, देखिए मैं डिटेल में बता रही हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगी, यहाँ पर 10 टॉपिक दिया है पर मैं बात करूंगी 20 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, ठीक। तो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण का अर्थ इसमें आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के उद्देश्य आएगा। इस विषय पे शुभ सर आपसे बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पे और जाऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में क्या क्या है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन के रूप में आप देखें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में क्या आएगा, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, इसके बारे में बात हो चुकी है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के बारे में भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं बहुत समय से। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण के बारे में हम बात कर चुके हैं, और ये सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में आ रही है ना। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच आएगा, संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण जो आएगा वो आएगा। अब इसके बाद अब क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग में आएगा भाषा अर्जन एवं भाषा का अधिगम क्या है, इसका हिंदी ये बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ेंगे, फिर नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज देखेंगे। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, इनमें से कुछ भी स्किप हुआ होगा तो हम रिपीट क्लास में आपको देंगे, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा नहीं हुआ है, ठीक। लैंग्वेज एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के द्वारा भाषा को सीखना, प्राकृतिक रूप में भाषा को सीखना। लैंग्वेज लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग इन स्कूल, रूल एंड ग्रामर आर टॉट, विद्यालय में नियमों के साथ भाषा सीखना। ये सब किसमें आएगा, का माइक चालू है, ये सब किसमें आएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, कोई बता सकता है, एनीवन टेल मी द फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग बाय द फर्स्ट लैंग्वेज, कोई बता सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो सकता है। हिंदी। हिंदी। चलिए हिंदी, कैसे हिंदी पॉसिबल है फर्स्ट लैंग्वेज, बताइए। हिंदी हिंदी की क्यों आप कह रहे हैं, मातृभाषा। हाँ करेक्ट करेक्ट, हिंदी। अब बताइए, हाँ उड़ीसा की फर्स्ट लैंग्वेज क्या होने वाली है, उड़िया। हाँ करेक्ट। तो हिंदी इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, मातृभाषा जो होती है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, फिर फ्रेंच हो सकती है, इंग्लिश हो सकता है, इटालियन हो सकता है। तो ये 3 टाइप के लैंग्वेज आपको याद करके रखना है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं विदेशी भाषा। L1 मदर टंग, L2 सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा, फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा, ठीक है। द्वितीय भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, और जो हम
दूसरी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, सेकंड में जो पढ़ेंगे विद्यालयन की भाषा या अध्यापन की जो भाषा है लिख रहे हैं वो हो सकता है। अब आप देखेंगे LSRW, तो आप बताइए LSRW का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSRW? फुल फॉर्म क्या लिसनिंग, हो सकता स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। रीडिंग राइटिंग। है? हाँ, देखिए टाइप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आप टाइप कर लेंगे तो गुड। तो आप देखेंगे लिसनिंग मतलब श्रवण कौशल जिसको बोलते हैं, लिसनिंग केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग भी होगा साथ में। अंडरस्टैंडिंग भी होगा ना। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछता है कि लैंग्वेज एंड स्किल में एल का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ लिसनिंग नहीं होगा उसका मतलब, है ना। अब मान लीजिए लिसनिंग केयरफुली लिख दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिसनिंग केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग। थर्ड ऑप्शन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपका बी ऑप्शन ही सही होगा, लिसनिंग केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन आंसर आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट स्पीकिंग, बोलने का जो कौशल होता है, एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाना, बोल पाना क्लियरली ना। क्लियरली शब्द को भी देखेंगे आप, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, क्लियरली आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। रीडिंग मतलब पठन कौशल होता है। अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट, रीडिंग का मतलब ऐसे ही पढ़ लेना नहीं होता है, अंडरस्टैंड भी करना होता है कि क्या लिखा हुआ है। ये सब हमारी ट्रेनिंग्स में कई बार बता चुका है, बट यहीं पर हम मिस्टेक भी करते हैं। नेक्स्ट वन राइटिंग, लेखन कौशल, राइटिंग मीनिंगफुल सेंटेंस एंड पैराग्राफ, है ना। तो जब ये ऑप्शन पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, और ऑप्शंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। किन्हीं ने तो हैंड रेज किया है, बोल सकते हैं, बोलिए। अच्छा, ठीक है, लगता है मिस्टेक से हो गया था। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। फिफ्थ वन इज मेथड एंड अप्रोचेस, ठीक है। मेथड एंड अप्रोचेस, फिफ्थ नंबर पे आएंगे शिक्षण विधियां एवं उपागम, ठीक है। अप्रोचेस क्या है, देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आएगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। डायरेक्ट मेथड है इसका मतलब। ऑडियो लिंगुअल मेथड आएगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा। इसको मैं एक बार हिंदी में बताती हूँ। जैसे ग्रामर पोर्शन, ग्रामर में क्या क्या आता है बताइए। ग्रामर पोर्शन में क्या आ सकता है? वर्ड मीनिंग आ सकते हैं, सिनोनिम आ सकता है, एंटोनिम आ सकते हैं। तो ग्रामर पोर्शन आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन, ऑडियो सुन के पढ़ना, है ना। बात करके संप्रेषण करके पढ़ना, फिर फिजिकल रिस्पॉन्स देके पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार का आएगा, और मेथड और अप्रोच के अंतर्गत ये आएगा। रोल ऑफ ग्रामर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ग्रामर का रोल क्या है, देखिए ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के साथ व्याकरण को पढ़ना, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। हम जो अभी पढ़ रहे हैं, पेडागोजी का पूरा सिलेबस बता रही हूँ फिलहाल आपको। फंक्शनल ग्रामर, कार्यात्मक ग्रामर, जो हमारी बातचीत में दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो रहे हैं। टीचिंग ग्रामर नेचुरली, स्वाभाविक रूप से व्याकरण को सीखना रोल रहेगा, ग्रामर का रोल ये रहेगा। नेक्स्ट वन वोकाबलरी डेवलपमेंट। अब देखिए वोकाबलरी डेवलपमेंट कैसा होगा और प्रश्न कैसे आएगा इसमें। शब्दावली विकास जो होता है हमारा, फ्लैश कार्ड के विषय में पूछता है, पिक्चर्स के बारे में पूछता है, स्टोरीज के बारे में पूछता है, जैसे जिसमें हम लोग जिसको कह रहे हैं क्या बोलना चाहिए, समरी, इस विषय में पूछता है। गेम्स जो होते हैं उसके बारे में पूछता है। वर्ड वॉल, शब्द दीवार के बारे में क्वेश्चन आते हैं, जिससे वोकाबलरी डेवलपमेंट होता है। तो वोकाबलरी डेवलपमेंट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये 4-5 पॉइंट आप देख लीजिए, बहुत इजी है, जिससे बच्चों का वोकाबलरी डेवलपमेंट होता है। फ्लैश कार्ड देख के बोल सकते हैं नए शब्द, पिक्चर देख के, स्टोरीज के माध्यम से, ग्रामर के गेम्स के माध्यम से, वर्ड वॉल के माध्यम से। तो इस प्रकार से वोकाबलरी डेवलपमेंट होता है। टीचिंग एंड रीडिंग, आप देखिए पठन एंड शिक्षण, तो लाउड रीडिंग जो हम कराते हैं वो यूज होता है।
साइलेंट रीडिंग जो होता है वो यूज होता है। स्कीमिंग को आप ध्यान से देखिए, ये वर्ड बहुत ही टारगेटेड वर्ड है, बहुत नया वर्ड है और हमेशा इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। स्कीमिंग, मुख्य विचार जल्दी पढ़ना, ठीक है। और जब हम क्या बोलना चाहिए, और क्वेश्चंस हल करेंगे स्टोरीज वाले, तो उसमें जरूर आएगा ये क्वेश्चन, स्कीमिंग वर्ड। स्कैनिंग, विशेष जानकारी को ढूंढना, स्कैन करना, विशेष जानकारी को ढूंढना। फ्रेज वगैरह जब हम पढ़ेंगे ना, फ्रेज सॉल्व करना, तो बहुत जल्दी जल्दी से इसकी जरूरत पड़ेगी, रीडिंग और टीचिंग की, ठीक है। फिर इंटेंसिव रीडिंग, गहन पढ़ना। फिर एक्सटेंसिव, व्यापक पठन। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अतिरिक्त अभ्यास। इंडिविजुअल सपोर्ट, व्यक्तिगत सहायता, किसमें आ जाएगा, टीचिंग एंड रीडिंग के अंतर्गत। अब नेक्स्ट वन इज टीचिंग राइटिंग। देखो क्या क्या आएगा, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, ठीक है। तो ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग बाय द गाइडेड राइटिंग, क्या होता है गाइडेड राइटिंग? गाइडेड राइटिंग क्या होता है? चलिए, पैराग्राफ राइटिंग हम समझ गए, लेटर राइटिंग भी हम समझ गए, स्टोरी हम राइट कर रहे हैं जिसमें एक क्लाइमैक्स होगा, ठीक है। क्रिएटिव, अच्छा ठीक है, फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिव राइटिंग? नहीं, क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट सुनकर लिखना, इसे रचनात्मक, ठीक है, आई नो क्योंकि लिखा है सामने रचनात्मक, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग क्या हो सकता है? खुद के क्रिएशन से, खुद के मन से सोच जब करके बच्चा खुद से create मतलब लिखने की कोशिश करता है इंग्लिश वर्डों को मैडम अपने से, तो मतलब नए नए वर्ड सेंटेंस। निकलने लगता है, नए नए सेंटेंस बनाने लगता है, तो उसको क्रिएटिव राइटिंग बोल सकते ओके, करेक्ट करेक्ट। अब गाइडेड राइटिंग क्या होगा, आप उसको गाइड कर रहे हैं कि बेटा तुमको दिवाली के बारे में लिखना है, या हमने एक स्टोरी दे दी, उसको उसका क्लाइमेक्स बदल के लिखना है। तो आप जब गाइड कर रहे हैं कि हमारे देश के महापुरुषों के बारे में लिखें, तो जो शिक्षक गाइड करता है या कोई दूसरा व्यक्ति गाइड कर रहा है उसको लिखने में, तो वो गाइडेड राइटिंग होगी। नेक्स्ट वन इज टीचिंग स्पीकिंग। देखिए क्या क्या हुआ, रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, अब स्पीकिंग देखिए, बोलने का शिक्षण। बोलने के शिक्षण के लिए चार चीजों को आप ध्यान देंगे, एकदम पूछेगा, कन्वर्सेशन पूछता है, पेयर वर्क पूछता है, ग्रुप डिस्कशन पूछता है, और रोल प्ले, बहुत जरूरी चीज जो आजकल है अभी, रोल प्ले का बहुत महत्व होता है। तो ये चार चीजें हमेशा याद रखिए। स्पीकिंग का जो स्किल होगा वो कैसे डेवलप होगा, कन्वर्सेशन करना होगा, पेयर वर्क होगा, ग्रुप डिस्कशन करना होगा, और रोल प्ले आपको करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। टीचिंग लिसनिंग, लिसनिंग देखिए, लिसनिंग का क्या होगा, स्टोरी सुनना, जो बच्चा बचपन से करता आ रहा है, स्टोरी सुनना, वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया उसका। सॉन्ग एंड राइम्स, लिसनिंग का प्रोसेस है ना ये, स्पीकिंग का नहीं है, लिसनिंग का है। अब ये क्वेश्चन लिसनिंग का पूछता है और ऑप्शन स्पीकिंग के रहते हैं कई बार, तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो लिसनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, स्टोरीज, सॉन्ग एंड राइम्स, ऑडियो एक्टिविटीज, और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। देखिए हम इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग को ना बहुत इग्नोर करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चा फॉलो कर रहा है आपका इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स वो किसको फॉलो कर रहा है, आप लिसनिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा है। तो आप ध्यान देंगे, श्रवण शिक्षण में या टीचिंग लिसनिंग में क्या होगा, लिसनिंग टू स्टोरीज, सॉन्ग एंड राइम्स, ऑडियो एक्टिविटीज, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। एरर वर्सेस मिस्टेक, ये मैं थोड़ा डिटेल में इसकी क्लास देने वाली हूँ, अभी सिर्फ डेफिनेशन दे रही हूँ क्योंकि एरर और मिस्टेक खोजने को बोलता है, ठीक है। और एरर वर्सेस मिस्टेक क्या होता है, त्रुटि एवं गलती। एरर क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के कमी के कारण जो होता है वो त्रुटि हो जाती है। मिस्टेक, अ टेम्पररी स्लिप
दैट कैन ऑफन बी सेल्फ करेक्टेड, अस्थायी गलती जिसे विद्यार्थी स्वयं सुधार सकते हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बोलूंगी, बस अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल डेफिनेशन थोड़ी सी दे रही हूँ। इसका मैं बहुत जल्दी थोड़ा वृहद क्लास लेने वाली हूँ और प्रॉपर प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ एरर एंड मिस्टेक का। तो नेक्स्ट वन है असेसमेंट। देखिए असेसमेंट का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछेगा। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव, हम फॉर्मेटिव लेते हैं ना स्कूलों में, ये तो पूछेगा ही। क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट? शिक्षण के दौरान जो आकलन किया जाता है। फॉर्मेटिव का मतलब गतिविधि जो पर साल भर आधारित हम है। लोग आकलन करते हैं पढ़ाते हुए। जी। अच्छा, और हम कोई सतत बताना चाहेगा? आकलन, सतत नहीं, आकलन जो ठीक है, करते हैं। उसको हिंदी में सतत आकलन बोल रहे हैं, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, कब लिया जाता है? रचनात्मक आकलन। वो प्रत्येक समय होता है हम्म, मैम, जब तक बच्चा मतलब बच्चे के पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर गतिविधि को देखते हुए मतलब जो साल भर चलती है मैम। कंटिन्यू रहता है। हाँ, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो बच्चे मौखिक को प्रश्न पता हो नहीं सकते होता हैं। है। ऐसा करेक्ट आकलन जिससे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उसका आकलन हो रहा है। करेक्ट, ठीक है। इसमें आप मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, कक्षा के दौरान पे चर्चा कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, वर्कशीट दे सकते हैं, ठीक है, पीयर असेसमेंट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इन सब चीजों से बचेंगे, है ना, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए जॉब का स्ट्रेस जरूर है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में थे। नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है, क्लास के दौरान ले रहे हैं। तो समेटिव असेसमेंट क्या है फिर? जो लास्ट में लेते हैं वार्षिक पेपर के समय। हाँ, एट द एंड ऑफ द लर्निंग, जब बच्चा, हम परीक्षा का नाम नहीं लेंगे, एट द एंड ऑफ लर्निंग, जब बच्चा पढ़ने, यूटी भी है ना, मतलब यूनिट टेस्ट भी है ना, वो समेटिव ही होगा आपका, जिसमें मेजरमेंट होगा, नंबर होगा, ठीक है, मार्क्स होंगे, ग्रेड होंगे, तो वो क्या होगा? समेटिव असेसमेंट होगा, संकलन जिसमें होगा आप डेटा का। फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होगा? जैसे इसको ऐसे समझे, जैसे किसी बीमारी को डायग्नोज करना है हमको, तो टेस्ट करते हैं ना, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसा होगा क्या होगा, वो है डायग्नोस। निदानात्मक मूल्यांकन, कि तुरंत हमने डायग्नोज किया कि हाँ इसको ये परेशानी हो रही है, हमने स्ट्रैटेजी बदली और उसका समस्या का समाधान दे दिया, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगा। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, सभी जानते हैं। हाँ, पोर्टफोलियो क्या होता है? हाँ, उपचारात्मक। पोर्टफोलियो जिसमें बच्चों का संपूर्ण बच्चों की गतिविधि को संधारण करना। हाँ, पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चों की संपूर्ण जानकारी, है ना, कार्य, उसके जो जितने भी काम है सब संकलन होंगे उसमें, सीखने की प्रगति होगी उसमें, उपलब्धि होगी, कौशल होगा, रचनात्मक सीट होगा, लाइक प्रोजेक्ट कार्य जो हम देते हैं, चित्रकला, क्राफ्ट जो हम देते हैं, स्पेशली शिक्षक। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, शिक्षक की टिप्पणियां किसमें होंगी? वर्कशीट में, शिक्षक डायरी में, पोर्टफोलियो में, या किसी में नहीं? किसमें होंगी? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। करेक्ट, हाँ, क्योंकि मैं अभी ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये टॉपिक चल रहा है, इसलिए आपने बहुत इजीली जवाब दे दिया कि पोर्टफोलियो में। बट जनरली अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो कोई भी व्यक्ति पोर्टफोलियो लिखता ही नहीं, क्योंकि नहीं ही लिखते। ये वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और पोर्टफोलियो इसका आंसर नहीं लिखा है किसी ने भी, जबकि पोर्टफोलियो में ही शिक्षक की टिप्पणियां होंगी, क्योंकि बच्चा जो भी करेगा उसकी कॉपी में शिक्षक को टिप्पणी देना अनिवार्य है। हम लोग राइट करके साइन कर देते हैं, बट टीप देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अच्छा, चाहे वो थोड़ा निदानात्मक,
चाहे वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ लिखना, ये होता ही है। तो नेक्स्ट लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, और नेक्स्ट वन इज रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग सभी जानते हैं, उपचारात्मक शिक्षण है। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, सीखने में जो कठिनाई होती है उसकी पहचान करना। तो इसमें बहुत ज्यादा बताने लायक चीज नहीं है। रिमीडियल हम सभी जानते हैं, जब रिमीडियल की बात आती है हम उपचार की बात करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लर्निंग में जो डिफिकल्टीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, क्लासरूम एक्टिविटीज। तो क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, देखिए स्टोरी टेलिंग हम करते हैं, लैंग्वेज गेम्स करते हैं, पिक्चर रीडिंग करते हैं, पेयर वर्क करते हैं, और ग्रुप वर्क हम बच्चों के साथ करते हैं। ये क्लासरूम एक्टिविटी, ये भी पेडागोजी का पार्ट है ना सब। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हर जगह आप याद रखिए एलटीएम नहीं लिखेंगे, मैं पहले से बता रही हूँ। हम जनरली भले यूज कर रहे हैं एलटीएम, लर्निंग टीचिंग मटेरियल, लेकिन ऑथेंटिक रूप से सभी अंग्रेजी की किताबों में टीएलएम ही लिखा है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम टीएलएम ही लिखेंगे। टीएलएम क्या हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, चार्ट हो सकता है, पपेट्स हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रिलिया, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक शब्द रिलिया, रिलिया को स्क्रीनशॉट करके रखते हैं आप। वास्तविक वस्तुएं हैं वो, रिलिया मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स। एडवांस इंग्लिश है, रिलिया मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट के साथ हम पढ़ाते हैं, और पेडागोजी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिटल रिसोर्सेस, हम क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तहत हम डिजिटल रिसोर्सेस का भी उपयोग आजकल करते हैं। 17, इंक्लूसिव क्लासरूम। अब देखिए क्लासरूम इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा जिसको कह रहे हैं ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब समावेशी शिक्षा की क्लास हमने हिंदी में ले ली है, या बाल शिक्षण शास्त्र में ले लिया है ना हमने, वो क्लास सेम वही है, इक्वालिटी एंड इक्विटी। बहुत अच्छी क्लास ली गई है, और मुझे लगता है आपको जानकारी है इस विषय पे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना, और रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करना। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, देखिए 6 ही है ना, 6 है ना उसमें, टेबल 6 है ना, बताइए सही लिखा है, पढ़ चुके हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आता है, बताइए कितने चरण हैं, 2 में लेवल है ये। देखिए 6 लेवल है ना। तो पहला क्या होगा, रिमेम्बर, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, है ना। तो सबसे हाई लेवल पे क्या होगा, जो ऊपर लिखा है वो कि जो नीचे लिखा है वो, मैंने नीचे म्यूट तो वाला नहीं कर दिया। 6 नंबर मैडम, क्रिएटिव 6 सृजन नंबर करना। ना, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बता दूं कि ऐसा पढ़ा है आपने, तब याद कर पाओगे आप, ठीक है, पढ़ा है ना आपने ऐसा। हाँ, देखिए हम जो चीज देखते हैं ना, हम उसी को याद रखते हैं, ठीक है। हम जो चीज को देखते हैं हम करेक्टली वैसा ही याद कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं क्वेश्चन भी वैसा पूछेगा। अगर ये चित्र आपके सामने ना आए और प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके, एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको पढ़ेंगे, स्टडी में लाएंगे, तब ज्यादा अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ये बंद नहीं हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम लोग मैम इसको उसमें ट्रेनिंग में पढ़े थे, सीढ़ी वाला पढ़े थे, सीढ़ी नुमा बना हुआ था, ब्लूम का वर्गीकरण। करेक्ट। हाँ, वो नीचे तो से जब था, हम, रिमेम्बर था, फिर उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके ऊपर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवैल्यूएट, फिर लास्ट में क्रिएट। ऐसा करेक्ट था करेक्ट सीढ़ी करेक्ट, करते हाँ, हुए। क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं ना हमारे जहन में चीजें वैसे ही आती हैं। हम पिक्चर को याद करते हैं, है ना, फोटो को याद करते हैं, जब हम अगर वो फोटो नहीं आई तो हमको डिफिकल्टी होने लगता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या बोलता है,
रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। तो इसको आप याद करेंगे। लर्निंग आउटकम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अधिगम के प्रतिफल, व्हाट लर्नर्स शुड नो एंड बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। आप लर्निंग आउटकम को तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हमारे दैनिक कार्य में भी ये बहुत यूज होने वाला है। सीखने के बाद विद्यार्थी क्या जानेंगे और क्या कर पाएंगे, उसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। ठीक है, व्हाट लर्नर शुड नो एंड बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल थिंकर्स। अब आप देखिए, थिंकिंग किसने किसने की है, पेडागोजी की। देख लीजिए ध्यान से, और इनको आपको याद करना है। इतने ही लोग हैं जिनके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नोआम, स्टेफन, लेव, जीन, जेरोम। ठीक है, NSL, अब मान लीजिए लेव लिखा ही नहीं, वायोत्स्की लिखा फिर, या वायोत्स्की लिखा नहीं, लेव लिख दिया फिर, तो आपको जितने नाम है, लेखक जितने हैं, थिंकर जो है, एजुकेशनल थिंकर, इनके नाम को पूरा पूरा याद करना है। पियाजे को पियाजे नहीं लिखा, जीन लिख दिया, फिर आप नहीं बता पाएंगे। बर्नर को जेरोम लिख दिया, फिर आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद करना है कि पूरे नाम आप, और याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है ना। तो ये 20 पॉइंट्स आपके हो गए। अब मैं क्विज की तरफ जा रही हूँ और मैं आपसे क्विज पूछने वाली हूँ। आपको मैं म्यूट कर रही हूँ, चैट बॉक्स में ही आप क्विज को डालेंगे। सभी म्यूट हो गए ना? अभी म्यूट हो गए हैं, कैसे बोले मैम, है ना? तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूँ। So first question is, language acquisition refer to learning grammar, rule in English in school, natural process of learning a language, memorizing vocabulary, writing essays। चलिए दीजिए आंसर। देखते हैं किससे कौन सा आंसर सही आता है। ठीक है, तो मैं फिर से क्वेश्चन एक बार बोलती हूँ। लैंग्वेज एक्विजिशन refer to learning grammar, rule in school, natural process of learning a language, memorizing vocabulary, writing essays। तो ऑप्शन कौन सा ज्यादा आया है देखूं। ए और बी दोनों कह रहे हैं लोग, बट इसका आंसर है नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज है, नेचुरल प्रोसेस है। LSRW स्टैंड्स फॉर, बताएं LSRW किसके लिए स्टैंड कर रहा है? बहुत सही, सभी सही जवाब दे रहे हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नाइस, तो इस पर कोई तो राय नहीं है, मैं मूविंग फॉरवर्ड हो रही हूँ। विच लैंग्वेज स्किल डेवलप्स फर्स्ट इन अ चाइल्ड? कौन, नहीं हिंदी नहीं बोलने वाली हूँ मैं। चलिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो सबसे पहले कौन सा होता है? शुरू शुरू में ए भी डाला है लोगों ने, देखो। नहीं 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 नहीं, बहुत समझदार है हमारे सारे टीचर, ए नहीं डाला भाई, सही सही डाला है सी, लिसनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज CLT। अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसा ना पूछता, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CLT, तो आप क्या जवाब देते? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, ट्रांसलेशन ओनली, कॉपी राइटिंग। जहां रियल लाइफ देखे तुरंत वही वाला ऑप्शन लगा दिए, है ना?
वेरी नाइस, बट सही है ये, बहुत सही, बहुत सही। अपने निजी जिंदगी से, अपने जीवन से, अपने परिवेश से जोड़ना मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। बहुत सही जवाब है, करेक्ट जवाब है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन का जवाब ट्रांसलेशन नहीं बोल रहे हैं, आप बोले भी कहते सब म्यूट है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के जवाब जो दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड emphasize direct use of the target language? ठीक है, ऑप्शन 1 is grammar translation method, direct method, lecture method and drill method। हाँ, इसमें हुए कंफ्यूज। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत सही। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका एमपीटी डायरेक्ट यूज लिखा ही है उसमें, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो डायरेक्ट लिखा है और डायरेक्ट ही इसका आंसर है। अब एरर का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। एरर डिफर फ्रॉम मिस्टेक बिकॉज एरर इज ड्यू टू लैक ऑफ लैंग्वेज, मिस्टेक इज परमानेंट, error is always international, both are the same। तो बहुत सही, करेक्ट 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 करेक्ट, ए error is due to lack of knowledge। Very nice। Next question is formative assessment is conducted, option A, at the end of the year, formative during the teaching learning process, before admission, after board exams। तो formative assessment is during the teaching learning process, correct। Bloom's highest cognitive level is remember, understand, evaluate, create। तो Bloom's highest cognitive level is option D। वेरी नाइस। अरे अपने लिए ताली बजा लीजिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TLM स्टैंड्स फॉर, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। TLM स्टैंड्स फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लैंग्वेज मेथड, टेस्ट लर्निंग मेथड, टीचिंग लेसन मैनुअल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये क्या होता है और कैसे इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी डेवलप्स स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल क्वेश्चन देखें ध्यान से। विच एक्टिविटी डेवलप्स स्पीकिंग स्किल, साइलेंट रीडिंग, स्पीकिंग, रोल प्ले, डायरेक्शन, डिक्टेशन लिखा है, सॉरी, डिक्टेशन, कॉपी राइटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी मेनली डेवलप लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्टोरी लिसनिंग, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, कॉपिंग नोट्स। लिसनिंग स्किल, स्टोरी listening, very nice। Next question is vocabulary can be developed effectively through picture and game, punishment, only translation, only dictation। ऑप्शन ए, नाइस। इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, पर इसको भी गलत लगा के आ सकते हैं हम लोग, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में है ना। मैं खुद 2 क्वेश्चन गलत करके आई हूँ कई बार, ओवर कॉन्फिडेंस में। उसके बाद घर आके चेक किया तो लगा अरे बाप रे, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। तो होता है, मुझसे भी कई बार होता है। रिमेडियल टीचिंग इज मेंट फॉर, क्वेश्चन देखिएगा, रिमेडियल टीचिंग इज मेंट फॉर गिफ्टेड लर्नर्स ओनली, learners with learning difficulties, teachers only, parents only। learners with learning
difficulties. Very nice. Inclusive classroom means, देखिए meant and means में क्वेश्चन पूछ रहा है. Teaching only high achievers, teaching all learners together with equal opportunities, separate classes for weak learners, online teaching only. इसमें ना आपको क्वेश्चन को ध्यान देने की जरूरत है. इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब समावेशी कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपको इसको याद करने की आवश्यकता है, इसका मीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोल ऑफ टीचर इज मेनली डिक्टेटर, फैसिलिटेटर एंड गाइड, एग्जामिनर ओनली, कंट्रोलर ओनली. नाइस. चलिए ऑप्शन बी, फैसिलिटेट करना हमारा काम है. 16, विच इज अ प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल. प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है? देखिए क्वेश्चन, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्कीमिंग. प्रोडक्टिव लर्निंग, प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है? देखिए बताइए. प्रोडक्टिव ना, सी. वेरी नाइस. प्रोडक्टिव writing. Next one is, which is receptive language skill. receptive language, देखिए कौन सा ऑप्शन है receptive? receptive is listening. listening is receptive language. listening होगा. the grammar translation method mainly focus on, the grammar translation methods mainly focus on translation and grammar rules, communication only, role play, projects. क्या होगा? ग्रामर मेथड मेनली किसमें फोकस करता है? ग्रामर मेनली फोकस करता है ऑप्शन ए, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स पर. ठीक है, ग्रामर रूल्स पर फोकस करते हैं और किसी बात पे फोकस नहीं करते, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स पर. द बेस्ट वे टू टीच यंग लर्नर इज लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. क्वेश्चन भी क्यों पूछ रहे हैं हम, है ना. किसी को भी एक्टिविटी लर्निंग की अच्छी लगेगी. ठीक है, करेक्ट करेक्ट. तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, द प्राइमरी एम ऑफ इंग्लिश पेडागोजी इज. अब इस क्वेश्चन को देखें. द प्राइमरी एम ऑफ इंग्लिश पेडागोजी इज मेमोराइजिंग ग्रामर ओनली, डेवलपिंग इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, ट्रांसलेशन ओनली, कंप्लीटिंग द सिलेबस ओनली. तो अब इसको देखें आप, कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए? ऑब्वियसली ऑप्शन बी. वेरी नाइस एंड थैंक यू. नोट मेरा नीचे है. मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पेडागोजी में और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे लगता है शुभ सर ने 8-10 क्लास इसकी ली है, 8-10 नहीं तो 5-6 तो ली ही है, और काफी डिटेल में उन्होंने बताया है. तो पेडागोजी में अगर और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं संडे ही आपको इतना समय दे पाऊंगी, 1 घंटे का, है ना. बाकी हम फ्राइडे को अपनी डिटेल क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हम सेंटेंस और टेंस की तरफ जाने वाले हैं. मैं पहले रिवील कर रही हूँ कि हम सेंटेंस एंड टेंस पढ़ने वाले हैं अब क्लास में. मैम क्या क्वेश्चन पूछना है? म्यूट खोल दिया है हमने. ड्रिल मेथड पूछा गया किन्होंने? हाँ चलिए, मैं ड्रिल मेथड. ड्रिल जानते हैं किसको कहते हैं? ड्रिल क्या होता है? ड्रिल मशीन, ELT है ना वो. ड्रिल का मतलब जानते हैं क्या है? जब हम ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस. आप समझिए 15 अगस्त में ड्रिल करना है हमको, प्रैक्टिस करनी है. ड्रिल पहले गोल गोल तिरंगा वाला प्रैक्टिस होता था, पताका होता था, लेजिम होता था, तो एक तरह का ड्रिल है, मतलब बार बार प्रैक्टिस करना. ठीक है, ड्रिलिंग टेक्निक जिसको कहते हैं.
ठीक है। द ओरल मतलब ये एक ओरल प्रैक्टिस टेक्निक है, मतलब वो लिसन करते हैं टीचर्स को और बच्चे रिपीट करते हैं। लाइक हम जब पहाड़ा याद कराते हैं तो रिपीट करते हैं, जब हम शब्द पहचान कराते हैं या अना आ से ज्ञात तक सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, तो हम एक ड्रिलिंग प्रैक्टिस करते हैं कि डेली ड्रिल हो, डेली प्रैक्टिस हो, तो वो बच्चे सीख जाएं। तो दैट मीन्स ड्रिल प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है आप लोग को क्या कह रहे हैं, इंग्लिश का और सिलेबस आप कराओ। ओके ठीक है मैम, ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर दूंगी, मैं PPT भी ये वाली शेयर कर दूंगी। मुझे 1-2 करेक्शन समझ में आए हैं थोड़ी लैंग्वेज के, हिंदी कन्वर्जन के, मैं हिंदी कन्वर्ट करके डालूंगी। पर आप कोशिश करें कि इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पढ़ें। और दूसरी चीज ये है कि अभी आपकी विज्ञान की क्लास है और बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ही बढ़िया सेल के बारे में एकदम अच्छे से पढ़िएगा। कोशिका का क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि हाँ। कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब जुड़े हुए हैं ना, पूरे आते हैं। जी मैम जी बताएं। अगर हो सके तो मैडम लास्ट मतलब प्रीवियस जितने क्वेश्चन अगर उसको करा देते तो। ठीक है, मैं करा। मैम क्या आप पेडागोजी के क्लास नहीं लेंगी? ज्योति मैम कुछ बोले क्या? अच्छा मैं लॉग आउट हो गई भाई और इधर बोल रही हूँ। बोले क्या कुछ ज्योति मैम? मैं बोली मैम पेडागोजी के हाँ क्लास नहीं